we are going to discuss an important topic in biochemistry, that is DNA replication. तो बच्चों आज हम क्या पढ़ेंगे? DNA replication. DNA रेप्लिकेशन. ठीक है, तो ये जो टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन आए होते हैं. ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं. अब डीएनए रेप्लिकेशन का एक्चुअली मतलब क्या हुआ कि डीएनए रेप्लिकेट होता है. डीएनए रेप्लिकेट का मतलब ये हुआ कि डीएनए अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाता है. ठीक है, जैसे हमारे पास में हमें पता है कि डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है. डीएनए क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड. ये देखिए, ये आ गया इसका एक स्ट्रैंड, ये आ गया दूसरा स्ट्रैंड. अब जब भी ये रेप्लिकेट करेगा, ठीक है, जब भी ये रेप्लिकेट करेगा तो क्या होगा? तो हमारे पास में यहां कुछ इस प्रकार से आएगा. ये देखिए आप, ये एक स्ट्रैंड, ये दूसरा स्ट्रैंड. ठीक है, ये एक स्ट्रैंड, ये दूसरा स्ट्रैंड. ठीक है, अगर हम मान के चलते हैं कि ये ओल्ड स्ट्रैंड है, ठीक है, ये ओल्ड स्ट्रैंड है, इसको बोलेंगे O1 O2. ठीक है, जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो उसमें क्या होता है कि एक स्ट्रैंड वैसा का वैसा ही रहता है. मतलब एक जो पेरेंटल स्ट्रैंड होगा वही रहेगा जैसे ओल्ड, और उसके फ्रंट साइड पे एक कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनता है जिसको हम बोलते हैं न्यू स्ट्रैंड. ठीक है, तो सिमिलर इज द केस हियर. तो ये वाला स्ट्रैंड कौन सा है? O2 वाला, और यहां पे क्या बनेगा? एक न्यू स्ट्रैंड बनेगा, दैट इज N2. तो हमने देखा कि एक डीएनए से 2 डीएनए बन गए. ठीक है, तो एक डीएनए से 2 डीएनए के प्रोसेस को बनने के प्रोसेस को ही हम डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं. ठीक है, अब जब भी डीएनए रेप्लिकेशन होती है तो ये होती है सेमी कंजर्वेटिव मेथड से. ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड का मतलब ये होता है कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड. DNA replication always take place by semi-conservative method. This actually semi-conservative method means that ये पहले जो था ओल्ड स्ट्रैंड था. ठीक है, अब ये 2 न्यू स्ट्रैंड बन गए. अब हम देखते हैं कि ये पहले दोनों ओल्ड थे, इसमें क्या है कि एक ओल्ड है और एक न्यू है. इसमें क्या है कि एक ओल्ड है और एक न्यू है. अब हम देख रहे हैं कि पहले तो दोनों ओल्ड थे, अब एक ओल्ड है और एक न्यू है. मतलब डीएनए यहाँ पे हाफ ही कंजर्व हुआ है. ऐसा नहीं है कि मतलब पहले ये दोनों ओल्ड स्ट्रैंड थे, यहाँ पे भी ओल्ड आ गए हैं. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि डीएनए जो है वो सेमी अब ये सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन फर्स्टली 2 साइंटिस्ट ने दे दिया जिनका नाम था मेसलसन एंड द स्टाहल. मेसलसन MESELS1 मेसलसन एंड स्टाहल. ठीक है बच्चों, ये दिया था करीब 1953 में. ठीक है, 1953 में बच्चों ये 2 साइंटिस्ट मेसलसन और स्टाहल ने ये सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन दे दिया. अब जो है हम इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे. भाई एक्चुअली में ये प्रोसेस डीएनए रेप्लिकेशन होता तो है, लेकिन ये होता कैसे है? ठीक है, तो उसका हम अब मैकेनिज्म पढ़ेंगे. Now students, we will study here about the process or the mechanism of the DNA replication. अब हम यहां पे क्या पढ़ेंगे? प्रोसेस और मैकेनिज्म ऑफ डीएनए. प्रोसेस और मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. अब ये जो होता है प्रोसेस और मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, अब ये यूकैरियोट्स में तो काफी कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में काफी सिंपल होता है. अब इस प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे एक ये डीएनए बना लेते हैं ताकि समझने में काफी आसानी रहेगी हमें. फिर
ये हमारे पास में एक डीएनए मॉलिक्यूल है। डीएनए मॉलिक्यूल में क्या होता है कि यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ऐसे पॉइंट होते हैं डीएनए में जहां से रेप्लिकेशन के प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब डीएनए हमारे पास में कुछ इस फॉर्म में है, जैसे ये डीएनए। ठीक है, डीएनए। अब इस डीएनए ने, ये हमारे पास में डीएनए, अब इस डीएनए ने हमारे पास में रेप्लिकेट करना है। ठीक है, तो रेप्लिकेट करने के लिए सबसे पहले इसको अनवाइंड होना पड़ेगा। अनवाइंड का मतलब ये हुआ कि ऐसे, मतलब दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, अब ये नॉर्मली खुद तो नहीं हो सकता क्योंकि ये एक दूसरे के साथ इंटरवाइंड है, इसलिए यहाँ पे कुछ एंजाइम यूज होते हैं जो क्या करते हैं कि इनकी अनवाइंडिंग करवाते हैं। अब प्रोकैरियोट्स में वो कौन कौन से एंजाइम है? प्रोकैरियोट्स में वो कौन सा एंजाइम है? एंजाइम होता है जो इस डीएनए के दो स्ट्रैंड्स को अलग अलग करता है, मतलब सेपरेट करता है। तो यहाँ पे जो एंजाइम वर्क करता है वो होता है गाइरेस। एस जो होता है वो सफिक्स यूज किया जाता है फॉर द एंजाइम के लिए। ठीक है, तो यूकैरियोट्स के लिए कौन सा एंजाइम होता है? यूकैरियोट्स के लिए जो एंजाइम होता है वो होता है टोपोआइसोमरेस एंड हेलिकेस। प्रोकैरियोट्स में गाइरेस जो होता है वो अनवाइंड करता है इसको, और यूकैरियोट्स में टोपोआइसोमरेस होता है जो इन दोनों डीएनए को मतलब सेपरेट करता है। जैसे ये आगे दोनों एंजाइम ये एक पर्टिकुलर साइड पे बाइंड करेंगे इस, और ये अनवाइंड करते जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो ये हमने दिखा दिया कि ये दोनों डीएनए क्या हो गए? सेपरेट हो गए, मतलब ये दोनों स्ट्रैंड अब अलग अलग वे में प्रेजेंट है। ठीक है, हमारे पास में डीएनए कैसे रहा? ऐसे था ना, बाद में जब ये सेपरेट हो गया तो हम ऐसे, ये कुछ ऐसे ऐसे प्रेजेंट था। ठीक है, फिर इसकी इलास्टिसिटी भी कम हो जाती है, इसलिए हम समझने के लिए इनको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, हमें पता है कि ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल का मतलब ये हुआ कि जैसे मेरे पास ये दो हाइलाइटर हैं, ये सेम डायरेक्शन में है इस वक्त, तो इस वक्त ये क्या हुए? पैरेलल। अगर मैं ऊपर वाले हाइलाइटर को ऐसे मोड़ लूं तो इनकी डायरेक्शन क्या होगी? एंटी पैरेलल। ठीक है, ये क्या हो गए? एंटी पैरेलल। तो यहाँ भी कुछ इस प्रकार का ही होता है, मतलब यहाँ पे ये आता है इसका 3' एंड, ये आता है 5' एंड। अगर ये दोनों एंटी पैरेलल हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? इसका और क्रिक मॉडल ने ये बताया था कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं। ठीक है, एंटी पैरेलल का मतलब क्या हुआ कि जैसे मेरे पास ये दो हाइलाइटर हैं, ये लोअर हाइलाइटर है, ये अपर हाइलाइटर है, इस वक्त इनकी सेम डायरेक्शन है, तो ये क्या है? पैरेलल है। ये क्या है? पैरेलल है। अगर मैं ऊपर वाले हाइलाइटर की डायरेक्शन को मोड़ दूं कुछ इस प्रकार से, तो अब इनकी डायरेक्शन क्या हो गई? ये दोनों एंटी पैरेलल है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट है। अब यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर सपोज ये मान के चलते हैं कि ये इसका 3' एंड है, तो यहाँ पे ये क्या होगा? इसका 5' एंड। ठीक है, अब 5' के सामने कौन सा होगा? यहाँ पे 3' एंड, क्योंकि ये दोनों एंटी पैरेलल है, तो 3' to 5'। डीएनए रेप्लिकेशन 5' to 3' होती है। ठीक है, अब हमारे पास में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी बन गया है। ठीक है, तो पास में डीएनए पॉलीमरेज बन चुका है। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक प्राइमर बनता है, प्राइमर। ठीक है, प्राइमर जो होता है एक 6-7 न्यूक्लियोटाइड का जो क्या होता है? आरएनए मॉलिक्यूल होता है। आरएनए मॉलिक्यूल होता है, और इसको कौन बनाता है? आरएनए प्राइमेस एंजाइम। ठीक है, अब ये जो होता है प्राइमर, ये फर्स्टली अटैच होता है 3' एंड ऑफ द वन स्ट्रैंड के। ठीक है, ये अटैच होगा। अब रेप्लिकेशन यहां से होगी, और अगर ये इसका 3' है तो यहाँ पे क्या होगा? 5'। इसलिए हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन ऑलवेज बिगिंस फ्रॉम 5' to 3'। अब डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? यहाँ पे इलोंगेशन करेगा। ठीक है, डीएनए की इलोंगेशन करेगा, मतलब डीएनए पॉलीमरेज अपना वर्क करेगा। यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल लेकर समझते हैं कि ये जो है ये प्राइमर है। ठीक है, ये प्राइमर है। प्राइमर को हम मान के चलते हैं कि ये सपोज एक लेबोरेटरी है। ठीक है, और डीएनए पॉलीमरेज को हम मानते हैं कि ये एक स्टूडेंट है। ठीक है,
अब प्राइमर अपनी जगह पे है, ठीक है, लेबोरेटरी अपनी जगह पे है, और स्टूडेंट क्या करता है, जो कि डीएनए पॉलीमरेज है वहां पे आता है, ठीक है। अब जब वो लैब में जाएगा तो वो अपना वर्क करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये मतलब हम ये कह सकते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज फिर क्या करेगा, अपनी इलॉन्गेशन स्टार्ट कर देगा करना, ठीक है। अब दूसरे स्ट्रैंड में भी कुछ इसी प्रकार का ही मैकेनिज्म होगा। तो यहाँ पे ये क्या होगा कि आरएनए प्राइमर जुड़ेगा, ठीक है, ये इसका 3' है, ये इसका 5' हो जाएगा, यहाँ से इलॉन्गेशन करेगा डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। फिर यहाँ पे आरएनए प्राइमर जुड़ेगा, फिर यहाँ से इलॉन्गेशन करेगा डीएनए के, फिर यहाँ पे जुड़ेगा, फिर यहाँ पे इलॉन्गेशन करेगा। इस डायग्राम को हम बोल सकते हैं रेप्लिकेशन फॉक। रेप्लिकेशन पिक्चर शोइंग रेप्लिकेशन फॉक, ठीक है, पिक्चर शोइंग रेप्लिकेशन फॉक। अब हमें ये दिख रहा है रेप्लिकेशन फॉक में कि एक जो स्ट्रैंड था ओल्ड, उसके सामने एक जो न्यू स्ट्रैंड बन रहा है वो कॉन्टिन्यूसली बन रहा है, ठीक है। एक स्ट्रैंड, इसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड, जो कि कॉन्टिन्यूसली बन रहा है। लेकिन वहां पे अगर हम दूसरे स्ट्रैंड देखें जो कि ओल्ड है, उसके जो फ्रंट साइड पे क्या बन रहा है, एक डिसकॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड बन रहा है, ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड बन रहा है, ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूस। ये देखिए, ये कॉन्टिन्यूस है, ये फ्रैगमेंट्स में है, ये पहले इधर से इधर बना, इधर से इधर बना, इधर से इधर, तो हमें इसलिए बोल रहे हैं डिसकॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड। यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होने के साथ साथ क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस भी है, क्योंकि एक स्ट्रैंड जो होता है वो डिसकॉन्टिन्यूसली बन रहा है। अब ऐसा स्ट्रैंड जो कॉन्टिन्यूसली बन रहा है इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड स्ट्रैंड, उस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड। अब ऐसा स्ट्रैंड, ओल्ड स्ट्रैंड जिसके फ्रंट साइड पे मतलब एक ऐसा स्ट्रैंड बन रहा है जो कि डिसकॉन्टिन्यूस है, उसको हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। अब ये जो लीडिंग स्ट्रैंड है वो कॉन्टिन्यूसली बन रहा है, लैगिंग स्ट्रैंड डिसकॉन्टिन्यूसली बन रहा है, मतलब फ्रैगमेंट्स में बन रहा है। ये देखो, एक आरएनए प्राइमर था, फिर उसके डीएनए पॉलीमरेज ने इलॉन्गेशन करने में हेल्प की, फिर ये दूसरा आरएनए पॉलीमरेज, फिर डीएनए पॉलीमरेज ने इलॉन्गेशन में हेल्प की, फिर ये थर्ड आरएनए पॉलीमरेज है, फिर डीएनए पॉलीमरेज ने हेल्प की, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये जो होते हैं, ये फ्रैगमेंट्स फर्स्टली डिस्कवर किए थे किसने, ओकाजाकी ने। ओकाजाकी एक साइंटिस्ट है, ओकाजाकी एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ये फ्रैगमेंट डिस्कवर किए थे, इसलिए इन फ्रैगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, दैट इज ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, ठीक है। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो इनको हम ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो होते हैं, ये प्राइमर को कौन हटा देता है फिर बाद में, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो एंजाइम होते हैं वो इनको डाइजेस्ट कर देते हैं, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होते हैं इन प्राइमर को डाइजेस्ट कर देते हैं, और ये फर्दर जो होते हैं स्ट्रैंड ज्वाइन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम कॉल्ड एज लाइगेज, ठीक है। तो ज्वाइन कौन करता है, लाइगेज, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर डीएनए रेप्लिकेशन 3 बार हो जाए तो कितने स्ट्रैंड्स बनेंगे, ठीक है। तो ये होता है। अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है कि अगर डीएनए रेप्लिकेशन 3 बार हो जाए तो उसमें कितने स्ट्रैंड्स बनेंगे, कितने न्यू होंगे और कितने ओल्ड होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट बार डीएनए रेप्लिकेशन हुई तो 1 2 1 2, ठीक है, इधर बन गया ये फर्स्ट रेप्लिकेशन। अब ये सेकंड बार हुई तो इससे कितना, 2 2 2 2। अब जब थर्ड रेप्लिकेशन होगी इससे भी 2 बनेंगे, इससे भी 2 बनेंगे, इससे भी 2 बनेंगे, इससे भी 2 बनेंगे, इससे भी 2, इससे भी 2, इससे भी 2, इससे भी 2, ठीक है। तो 3 फर्स्ट बार एप्लीकेशन हुई 1 2 3 4 सेकंड बार एप्लीकेशन हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 बने। थर्ड वाली होगी तो 16 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 strands are found. Out of these 16, 2 are old strands. इनमें से 2 जो होंगे वो क्या होंगे, 2 are old. इसलिए 3 बार एप्लीकेशन हो जाने पर टोटल हमें 14 न्यू स्ट्रैंड्स मिलेंगे, ठीक है।
अब देखिए ये शायद आपको समझ नहीं आ रहा हो, ये हमने ऐसे शो किया ना, ये एक डीएनए स्ट्रैंड है। जब इसकी रेप्लिकेशन होती है तो ये वाला ओल्ड ही रहता है और ये वाला न्यू बन जाता है। एक यहाँ पे भी ओल्ड रहता है, यहाँ पे भी न्यू बन जाता है। वही हमने 1 2 3 4 1 2 3 4 शो किया हुआ। अब तो फिर से ये ओल्ड वाला वैसे ही न्यू बनाएगा, ये भी फिर 2 न्यू बनाएगा, ये भी ओल्ड वाला वैसे न्यू बनाएगा, ये 2 अलग से बनाएगा। वैसे वैसे टोटल हमें कितने मिलेंगे? 14 न्यू स्ट्रैंड्स। थैंक यू।